नमस्कार साथियों, आप सभी का साइकोलॉजी मास्टर सीरीज अद्भुत प्रश्नोत्तरी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित नेक्स्ट सेशन। हम अब तक इस टॉपिक से 2 सेशन कर चुके हैं और ये हमारा इस टॉपिक से अंतिम सेशन होगा। आप सभी साथी वीडियो अंत तक देखें और प्रश्नों के आंसर कमेंट करते रहे, जिससे अपना स्वयं का मूल्यांकन हो सके। तो शुरुआत करते हैं साथियों आज के हमारे पहले प्रश्न की। आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूप आनुवंशिकता से संबंधी कारक है? ऑप्शन ए आंखों का रंग, ऑप्शन बी चिंतन पैटर्न, ऑप्शन सी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी था, ऑप्शन डी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, हम चर्चा कर चुके हैं कि आनुवंशिकता क्या होती है और वातावरण क्या होती है, इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर। तो आनुवंशिकता जो हमारे माता पिता से गुणों से प्राप्त हुए, तो ये है हमारे आंखों का रंग कैसा होगा, ये आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ये जो कारक दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें से कौन सा कारक है जिनके अतिरिक्त सभी को वातावरणीय विकास आकार देते हैं? ऑप्शन ए पौष्टिकता की गुणवत्ता, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी शारीरिक गठन, ऑप्शन डी शिक्षा की गुणात्मकता। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए, जो भी इस समय वीडियो देख पा रहे हैं। साथियों, वातावरणीय कारक पौष्टिक गुणवत्ता कैसे हैं? वातावरणीय विकास को आकार देते हैं। वातावरणीय जो कारक है पौष्टिक गुणवत्ता, वो विकास को प्रदान देते हैं, एक वातावरणीय कारक है। हमारी संस्कृति कैसी है, ये भी एक वातावरणीय कारक है। और शिक्षा की गुणात्मकता, शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है, ये भी हमारे वातावरणीय कारक हैं। तो यहाँ पर वातावरण से अलग ढूंढना है हमको, अर्थात आनुवंशिकता से संबंधित ढूंढना है। तो हमारे शरीर का गठन कैसा होगा, आकार कैसा होगा, हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा बॉडी का, ये आनुवंशिकता के कारण है। तो यहाँ पर वातावरणीय विकास से जो भिन्न है वो है शारीरिक गठन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? हम बालक का सम्यक रूप से विकास करना चाहते हैं, तो इनमें से किनका जो सहयोग है सबसे ज्यादा अनिवार्य है, कंपलसरी है? ऑप्शन ए विद्यालय और परिवार का, ऑप्शन बी परिवार एवं समाज का, ऑप्शन सी वंशानुक्रम और वातावरण का, ऑप्शन डी समाज एवं राष्ट्र का। साथियों, बालक का सम्यक विकास करने के लिए हमें सबसे जरूरी है वंशानुक्रम और वातावरण का। सबसे ज्यादा सहयोगी है वंशानुक्रम और वातावरण, क्योंकि साथियों वंशानुक्रम से हम जो कुछ भी होते हैं जन्म के समय, वो वंशानुक्रम का ही आधार होते हैं। और वंशानुक्रम जो है उसको वातावरण अवसर प्रदान करता है विकसित होने के लिए। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है बालक के सम्यक विकास के लिए, वो वंशानुक्रम और वातावरण का होना अनिवार्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है? ये सभी प्रश्न है। बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। इस प्रश्नों के लिए उत्तरदायी जो तत्व है वो क्या है? वंशानुक्रम, ऑप्शन दो वातावरण। ये दोनों तत्व है, इनमें से कौन सा सही है? केवल एक सही है, या फिर केवल दो सही है, या फिर दोनों ही सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है? तो एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, बालक क्या है, इस प्रकार से अगर हम उसकी क्षमता क्या है, इन सब का जो ज्ञान है, वो सबका जो निर्धारण है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों समान रूप से उपयोगी है। क्योंकि साथियों, आप किसी एक भी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे हम तुलना करते हैं, तुलना की थी कि बीज और धरती। वुडवर्थ महोदय ने, मार्क्सिस्ट महोदय ने ऐसा कहा है कि बीज और धरती। मान लीजिए आपके पास एक अच्छा बीज है, अच्छा बीज होगा तो उस बीज के गुण है कि वो एक पौधा बनेगा। लेकिन आप सपोज करिए कि आपने जिस धरती पर उस बीज को बोया है वो धरती अच्छी नहीं है, उपजाऊ की दृष्टि से बंजर भूमि है, क्या वो बीज अच्छी तरह से विकसित हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा साथियों। या फिर हम यूं कहें,
बीज खराब है, धरती अच्छी है तो भी विकसित हो पाएगा बीज अच्छे से? तो नहीं होगा साथियों। तो यहाँ पर जो वंशानुक्रम और वो जो वातावरण है, दोनों ही समान रूप से उपयोगी है, दोनों ही एक दूसरे के घनिष्ठ सहयोगी है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है साथियों। तो बालक क्या है, ये सब प्रश्नों के जवाब हम, इनके लिए उत्तरदायी जो तत्व है वो दोनों ही है, समान रूप से उपयोगी है। ऐसा तो है नहीं ओनली बीज बिना धरती में उगे हुए ही पौधा बन जाए। तो दोनों सम्यक रूप से उपयोगी है, सहयोगी है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 एवं 2 दोनों। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा मित्रों। आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक है और आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य जो छात्र है प्रदीप वो केरल का है। और इन दोनों के रंग, स्वभाव आदि में काफी विभिन्नताएं देखते हैं। आप क्या करते हैं, इन दोनों में रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, स्वभाव के आधार पर काफी सारी विभिन्नताएं देखते हैं। तो ये जो अंतर है इन दोनों में, इसका प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पर प्रमुख कारण की बात की गई है, वातावरण का प्रभाव है, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर है, आपकी शिक्षण विधि है, उपरोक्त सभी है। यहाँ पर साथियों व्यक्ति से संबंधित अंतर नजर आ रहे हैं, व्यक्तिगत अंतर है उन दोनों में। तो वो कैसे हो रहे हैं? एक हिमाचल प्रदेश का है, एक केरल का है। आपको पता है रंग अब वातावरण के आधार पर निश्चित होता है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है रंग पर, रूप पर, स्वभाव पर। क्योंकि आपने देखा होगा अफ्रीकन जो लोग होते हैं, वेस्ट इंडीज, वो रंग से थोड़े काले होते हैं, इंग्लैंड के लोग थोड़े गोरे होते हैं। ये सब क्या है? वातावरण का प्रभाव है। तो उन दोनों में जो विभिन्नताएं आप देख पा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण जो है वातावरणीय प्रभाव है। ठीक है साथियों, रंग, रूप और स्वभाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इनका जो अंतर है रंग, रूप और स्वभाव का, वो वातावरणीय प्रभाव के कारण उनमें दिखाई दे रहा है। स्वभाव आप देखते हैं वहां के लोग कैसे स्वभाव होते हैं, कहीं के लोग ज्यादा अड़ियल होते हैं, कहीं के लोग बड़े विनम्र होते हैं। ये सब वातावरणीय प्रभाव के कारण है, जिस वातावरण में वो पला है। आपने पढ़ा होगा तोते की कहानी, एक तोता शिकारी ले जाता है और एक तोता राजा पालता है। उन दोनों में क्या अंतर था, कभी सुनाऊंगा ये कहानी मित्रों, आपको समय मिलेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? प्रत्येक छात्र क्या है? स्वयं में विभिन्न है, अलग अपने आप में विशिष्ट होता है। तो इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? अपने आप में बालक विशिष्ट होता है, उसका भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम, केवल एक और दो, एक और तीन, और या यह सभी। अभी हमने चर्चा की है कि हम किसी को एक को ज्यादा महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही समान रूप से उपयोगी है। वंशानुक्रम के बिना वातावरण का कोई प्रयास नहीं, वातावरण का कोई महत्व नहीं रहता है, और वातावरण का वंशानुक्रम के बिना नहीं है साथियों। वंशानुक्रम के अंतर्गत जो शक्तियां प्राप्त होती है, वातावरण ही तो है उनको अच्छे से विकसित करने का अवसर देता है। यदि वंशानुक्रम से हमें जो शक्तियां प्राप्त हुई है उनके लिए अनुकूल वातावरण हमें नहीं मिलेगा, तो वो सभी जो क्षमताएं हमारे अंदर थी वो एक सही मार्ग तक, संभाव्य विकास तक नहीं पहुंच पाएगी साथियों। ठीक है साथियों, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आनुवंशिकता द्वारा हमारे अंदर सीमा, जो निर्धारित सीमा होती है क्षमताओं की, विकास की, उन सबका आप सर्वोत्तम या संभावित रूप से विकास करना चाहते हैं, उसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकास के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए, बच्चों को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, खेल कूद में अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए, या फिर बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए? मित्रों, हम बार बार उसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं, बता चुके हैं कि आनुवंशिकता के लिए एक अनुकूल वातावरण होगा तो उसके अंदर जो क्षमताएं होगी वो एक संभाव्य क्षमता तक विकास हो पाएगी, संभावित विकास प्राप्त कर पाएगा। तो उसके क्या करेंगे हम? उसके परिवेश में सुधार करेंगे, अर्थात उसके वातावरण में सुधार करेंगे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है। कोई बालक है, उसका शरीर का लक्षण कैसे होगा? ये जो निर्भर करता है, प्रभावित होता है, वो किसके द्वारा होता है? केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, माता एवं पिता दोनों की डीएनए से,
न तो माता के और ना ही पिता के डीएनए से। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। साथियों बालक का शारीरिक लक्षण पूछा है यहाँ पर, न कि लिंग निर्धारण। अगर लिंग निर्धारण की हम बात करते हैं तो पिता के द्वारा होता है, लेकिन शारीरिक लक्षण जो प्रभावित होगा वो दोनों के द्वारा प्रभावित होगा, माता और पिता की डीएनए से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डीएनए क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म, इसकी गुण हम कल की लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। परिवेश के प्रभाव मानव डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो परिवेश है, हमारा जो वातावरण है, उसका प्रभाव मानव के लिए दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो दोनों चरण कौन कौन से हैं? सामाजिक और आर्थिक, समाज और विद्यालय में शिक्षा, प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत, परिवार और विद्यालय में विकास। साथियों जो बालक का वातावरण का जो प्रभाव है वो प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण। बालक जन्म लेने से पहले और बालक के जन्म लेने के बाद। आप कहेंगे सर कि पहले का जो वातावरण है वो कैसे प्रभावित करेगा? आपने अभिमन्यु वाली कहानी सुनी होगी ना मित्रों, की अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया था। तो प्रसव के पहले और प्रसव के बाद वातावरण महत्वपूर्ण होता है, आप इस बात को ध्यान रखें। ठीक है साथियों, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, बालकों को जो मूल प्रवृत्तियां डैश से प्राप्त होती है उनका विकास डैश में होता है। हम चर्चा करते आ रहे हैं बालक को जो मूल प्रवृत्तियां प्राप्त होती है, जो शक्तियां प्राप्त होती है, जो गुण बालक में होते हैं, जो जन्मजात जो विशेषताएं होती है वो किससे प्राप्त होती है? हमें आनुवंशिकता से प्राप्त होती है, वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। और उनका विकास किस में होता है? वातावरण में होता है। तो आपको और ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है, परिवार और विद्यालय। लेकिन वहां पर जो बच्चे इनके बारे में नहीं जान पाते, वंशानुक्रम और वातावरण क्या होते हैं, वो सोचेंगे कि हमें समाज से प्राप्त होती है, परिवार में विकास होता है, परिवार से प्राप्त होती है और उनका विद्यालय में विकास होता है। तो ऐसा नहीं है, वातावरण से हमें शक्तियां प्राप्त हुई वंशानुक्रम से, सॉरी साथियों, वंशानुक्रम से, और उनका विकास परिवार में होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों आप सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है? हमारे जो विकास के पक्ष हैं उनमें से कुछ पक्ष यहाँ पर दिए हुए हैं, और उनमें से कौन से पक्ष हैं जिन पर आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है? दोनों का प्रभाव पड़ना है। सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथी विकास का प्रथम पक्ष कौन सा था? हमारा प्रारंभिक चरण, पहला चरण। हमने पिछले जो लेक्चर हुए हैं हमारे इस मास्टर सीरीज की, उसमें चर्चा की थी, जब विकास के सिद्धांत, विकास के नियमों के बारे में चर्चा की थी। शारीरिक विकास हमारा विकास का पहला चरण होता है, और शारीरिक सभी जो विकास के पक्ष है वो अंतर संबंधित होते हैं, ध्यान रखिए इस बात को। और यहाँ पर सभी जो विकास के पक्ष है, सभी विकास के पक्ष, वो सभी प्रकार का जो विकास हमारा होता है उसमें आनुवंशिकता और वातावरण सभी का प्रभाव पड़ता है। तो हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वह शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है जो बाल अपराध की घटनाएं बढ़ रही है? दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित परिवेश, इनमें से आपको चुनना है। ऑप्शन केवल 1, केवल 2, केवल 3 या उपरोक्त सभी। साथियों हमारे अंदर जो बालक की जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम हो सकता है। दूषित वंशानुक्रम होगा, दूषित वातावरण होगा, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। वातावरण कई प्रकार के होते हैं, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, ये सभी प्रकार के वातावरण के प्रकार है साथियों। वातावरणीय कारक, पारिवारिक, विद्यालय, मनोवैज्ञानिक, कई प्रकार के वातावरण हम बता सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। साथियों जो चिन्ह है गलती से यहाँ पर लगा है, आप सभी साथी इसको ऑप्शन डी समझे, उसको सही करना भूल गए। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तीनों ही प्रभावित करते हैं, कंफ्यूज ना हो कि चिन्ह एक पर लगा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, गौण, गत्यात्मकता, स्थिर या फिर प्राथमिक।
साथियों जो आनुवंशिकता होती है उसको सामाजिक जो संरचना माना जाता है वो एक स्थिर सामाजिक संरचना होती है, स्थायी सामाजिक संरचना होती है साथियों। कौन सी होती है? स्थिर होती है, स्थायी होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से। विद्यालय, एक विद्यालय है उसमें बालकों को कम प्रतिबंधित किया जाता है, स्वतंत्रता दी जाती है, अर्थात ऐसे समझे हम। तो उससे क्या होगा? लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को सम्मान करता है, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि जो कम प्रतिबंधित विद्यालय है जहां पर बालक स्वतंत्र रहेंगे, वो एक प्रकार से दूसरे बच्चों के प्रति संवेदनशील रहेंगे और लाभान्वित बच्चों को वो दबाएंगे नहीं और ना नीचा दिखाएंगे। तो इसका क्योंकि उसमें एक प्रकार से डेमोक्रेटिक भावना रहती है। अगर हम किसी बालक को दबा के रखते हैं तो फिर उसका एकदम गुस्सा फूटता है पूरा। ध्यान रखिएगा, बालक को शुरू से स्वतंत्र रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बालक को कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए। ठीक है मित्रों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा बालक के चरित्र पर बालक के वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ये ऐसा मानने वाले कौन है? बालक का जो चरित्र होता है, बालक का चरित्र कैसा होगा, इसका प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता का, वंशानुक्रम का। तो ऐसा मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक साथियों, ऐसे जो फैक्ट है ना, ये जो प्रश्न है आपको रखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो आप इनको लिख ले, कहीं भी नोटबुक में नोट कर ले, क्योंकि ये प्रश्न समझ के आधार पर नहीं किए जा सकते। ऐसा कहा है, किसने कहा है, वो एक सटीक आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डगडेल महोदय ने कहा है कि बालक के चरित्र पर बालक के वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है मित्रों, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वंशानुक्रम का बालक की सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इसका समर्थन किसने किया था कि जो वंशानुक्रम है, जो आनुवंशिकता है, वो बालक की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। विंसी का मानना है कि जो बालक की सामाजिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? जो तत्व दिए गए हैं उनमें से जन्म से पूर्व जो बालक का विकास हो रहा है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता। कौन सा तत्व है? कैफीन, व्यायाम, शराब और विकिरण। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं। साथियों कैफीन और शराब नशे की चीजें हैं। अगर नशा किया जाएगा माता के द्वारा बालक के जन्म के पूर्व, तो वो उसको जरूर प्रभावित करेगा, क्योंकि बालक को जो पोषण मिलता है वो माता के खानपान के द्वारा ही मिलता है। विकिरण, जो वातावरण से जो खराब विकिरण प्राप्त होगी उससे भी उसको प्रभावित करेगा। जो व्यायाम है वो जन्म से एक नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता, वो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो मित्रों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लैंग्वेज चेंज है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी साथी गलत आंसर ना करे, क्योंकि इस प्रश्न की चर्चा करते हुए आज हमें 3 दिन हो चुके हैं। लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है। ऑप्शंस में लैंग्वेज का चेंज है बस, और कुछ नहीं है। लड़का होगा या लड़की होगी इसका निर्धारण कौन करता है? नर शुक्राणु द्वारा, मादा अंडाणु द्वारा, ए व बी दोनों, ऑप्शन डी जीन्स पितृक के द्वारा। तो एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख पा रहे हैं। साथियों लड़का या लड़की का निर्धारण होना हमने चर्चा की है पिता के द्वारा होता है, पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। तो पिता के जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं, शुक्र कीट होते हैं। उन शुक्राणु के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। आपका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मित्रों, जिन्स क्या होते हैं? जिन्स के द्वारा गुणों का निर्धारण होता है, न कि बालक जो जन्म लेने वाली संतान है उसका निर्धारण होता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, जिन्स लिंग का निर्धारण नहीं करता है कि बालक कैसा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। वो उसमें जो होने वाले जो गुण होंगे उनको निर्धारित करता है जिन्स।
ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वंशानुक्रम के संबंध में अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए मैक्डूगल, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी हैरिसन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो वंशानुक्रम के संबंध में अर्जित गुण है उनका संक्रमण होता है, उनका स्थानांतरण किया जाता है, इस सिद्धांत किसने कहा ऐसा कि जो व्यक्ति जो भी गुण अर्जित करता है अपने वातावरण में उसका भी स्थानांतरण किया जाता है, हस्तांतरण होता है अपने बच्चों में, अपने संतानों में। मैक्डूगल, लेमार्क, हैरिसन और उपरोक्त सभी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख पा रहे हैं। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तीनों मनोवैज्ञानिकों ने अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत दिया है। मैक्डूगल ने चूहे पर प्रयोग किया था, लेमार्क ने जिराफ पर प्रयोग किया था, और हैरिसन ने जो हमारी कीट जो मकड़ी होती है मधुमक्खी उस पर किया था। आप सभी साथी इनको विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं कि वंशानुक्रम संबंधी नियमों को, तो आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप सभी के लिए अलग से कक्षा लगाई जाएगी। आप सभी साथी हमारे साथ निरंतर रूप से विश्वास करते हुए जुड़े रहें और अपने मित्रों को वीडियो शेयर करते रहें, जिससे और भी साथी अधिक से अधिक जुड़े और इन सब सीरीज का फायदा उठा सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर निर्भर हैं, पूरक हैं, सहयोगी है। हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ये क्या है, एक दूसरे की विरोध थोड़ी करते हैं या फिर निर्भर करते हैं, पूरक होते हैं, सहयोगी होते हैं। इन सब के बारे में हमने चर्चा की है आज ही के लेक्चर में, पहले चौथे पांचवें प्रश्न के अंतर्गत। केवल एक, केवल दो, केवल तीन और उपरोक्त सभी। जो आनुवांशिक और जो वातावरण है इनको अलग नहीं किया जा सकता, एक दूसरे पर निर्भर हैं, पूरक है और सहयोग करते हैं एक दूसरे को। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे हमने चर्चा की थी धरती और बीज के अनुसार, धरती और बीज का दोनों का आपस में सहयोग होता है तभी एक पौधा विकसित होता है। उसी प्रकार एक आनुवंशिक और वातावरण दोनों का परस्पर रूप से निर्भर हुए, दोनों सहयोगी हैं, तब जाकर एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास होता है। आपने देखा आनुवंशिकता को एक है वुडवर्थ मार्क्विस ने कहा है कि जो वंशानुक्रम है वो व्यक्ति के जीवन का आधार है। जैसे आयत होता है, आयत के क्षेत्रफल का आधार क्या, आधार होता है एक आयत का आधार, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ऊंचाई जरूरी होती है। और यहाँ पर जो ऊंचाई की जो तुलना है वुडवर्थ मार्क्विस ने वो वातावरण से की है। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आधार और ऊंचाई दोनों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार बालक का एक व्यवस्थित व्यक्तित्व, एक सुव्यवस्थित व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, वातावरण की आवश्यकता होती है। साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। साथियों आज की हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। मिलेंगे हम फिर से एक और बेहतरीन कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी ने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी कक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और निरंतर रूप से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि साथियों आपकी सफलता का जो आधार होगा वो निरंतर रूप से मेहनत होगा, क्योंकि निरंतरता ही व्यक्ति को सफल बनाती है। कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी आपने, तो आप निरंतर चलते रहें। हम आशा करते हैं डीआरबी टीम की तरफ से कि आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो और आप सभी साथी जल्द से जल्द शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देवे तथा अपने माता पिताओं का नाम गौरवान्वित करें। शुक्रिया साथियों, मिलेंगे फिर से अगले सेशन।